हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें ये सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले वीडियो में भी मैंने कुछ टॉपिक कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देखिए। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि जो जो शब्द मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है वो शब्द मैं इसमें क्या करूंगा, उनका यूज करूंगा। इसलिए जो है आप जो है पहले वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों, तो इसमें जो है जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक बोला जाता है। अब ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ परमाणु की संरचना बना के। परमाणु जो है कुछ गोल आकृति का होता है, इस तरीके का। ये जो मैं बीच में बना रहा हूँ इसको नाभिक कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो मैंने गोल आकृति बनाई है इसे कक्षा बोला जाता है या कोश बोला जाता है। और ये जो मैंने ई लिखा हुआ है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है। तो किसी परमाणु के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? तीन चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक किसको सिर्फ कहा जाता है? इन तीन पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा है, प्रोटॉन की। इन तीन कणों में तीन तरह के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें सिर्फ प्रोटॉनों के बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं होता है, अलग अलग परमाणु जो होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है कि परमाणु क्रमांक जो होता है किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितने भी प्रोटॉन होंगे उन उस कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो इसको मैं जो है और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे कि आप लोग को बताया जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है। ठीक है। इसके परमाणु क्रमांक एक होने का मतलब क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु को बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? ऐसे मैं एक गोला बनाऊंगा और गोले के सेंटर में मैं क्या करूंगा? एक प्रोटॉन लूंगा और एक आप लोग का क्या ले लूंगा? न्यूट्रॉन ले लूंगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आप लोगों को बोला जाता है कि मान लीजिए हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। ऐसे जो है आप लोग का हीलियम को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये बताता है कि किसी परमाणु के अंदर कितने जो है प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की कुल कितनी संख्या है, ये नीचे वाला नंबर बताता है। और ये जो ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये द्रव्यमान संख्या को बताता है। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या जो है किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को कहा जाता है। जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? वो जो आप लोग का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब जो है यहाँ पे मैंने लिखा दो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग को हीलियम परमाणु का जो है क्या बनाना होगा? संरचना बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या लेंगे? दो प्रोटॉन लेंगे। ठीक है। द्रव्यमान संख्या टोटल कितना है? चार है, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन ले रहे हैं तो यहाँ पे दो न्यूट्रॉन भी लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग का हीलियम क्या है? उदासीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं। तो इस तरीके से आपको संरचना बनानी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परमाणु क्रमांक समझ में आया होगा। परमाणु क्रमांक इसे कहते हैं। उसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी अगर आपका तत्व है तो उस तत्व के अंदर उपस्थित कोई भी एक परमाणु जो होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी परमाणु, एक परमाणु जितना द्रव्यमान रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है ये एक परमाणु है, एक हाइड्रोजन की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन का जितना द्रव्यमान होगा वो हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो वो कितना होता है, वो एक होता है। ठीक है। और ये जो आप लोग का परमाणु द्रव्यमान होता है इसकी इकाई होती है AMU और U होती है, दोनों संकेतों से इसको दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। हाइड्रोजन का अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान कितना है तो ये मैंने द्रव्यमान संख्या बताया है, इसी को आप लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे AMU या फिर एक U लिख देंगे, ये दोनों लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या सेम नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इतना ही मान के आप कैलकुलेशन में जो है कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को, इसलिए जो है मैंने ये बता दिया कि जो है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आपसे जब भी पूछा जाए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है तो आप कैसे बता सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसी एक परमाणु का जो है जितना भी द्रव्यमान होता है उसको कहा जाता है, और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या जो होता है किसी परमाणु के अंदर जो है जितने भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका जो योग होता है उससे मिलने वाली जो संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब इसे द्रव्यमान संख्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कुल द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर ही निर्भर करता है, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का नाम क्या पड़ा है, द्रव्यमान संख्या नाम पड़ा है। उसके बाद है आप लोग का ऑक्सीकरण समय। ये क्या होता है, किसी यौगिक या आयन में उपस्थित तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आवेश का मान क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मैंने क्या बोला इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी यौगिक में उपस्थित कोई भी तत्व है, उस तत्व का जो एक परमाणु होगा उस पर जितना आवेश का मान होगा वही आवेश का मान क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग का ये है CH3, यहाँ पे पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें जो है कैल्शियम पर जो है कितना आवेश होगा या इसकी कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम पर जो आवेश होता है वो +2 होता है। इस वाले केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, 2+। ठीक है। इसके बाद जो है अगला आपका टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी आप लोग का अणु दिया गया है तो उस अणु का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आणविक द्रव्यमान बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि O2 है, इसका जो है आणविक द्रव्यमान मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके अंदर कौन सा परमाणु प्रेजेंट है, ऑक्सीजन परमाणु। अगर आप लोग को ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पता है तो आप जो है इस O2 का क्या निकाल पाएंगे, द्रव्यमान निकाल पाएंगे। तो जो द्रव्यमान मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान बोलेंगे। अब इसको निकालना कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 U, ठीक है ना, होता है 16 U। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों के लिए आप जो है 2 बार जो है इसका द्रव्यमान लिखिए और इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या मिलेगा आप लोग को, 32 U मिलेगा। ये आप लोग का इस अणु का द्रव्यमान हो गया और इस द्रव्यमान को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी अणु दिया गया है तो उसका द्रव्यमान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है अगला है इसमें मोल। अब ये मोल क्या होता है, मोल जो होता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या बोल रहा मैंने, किसी पदार्थ की मात्रा अगर आपको मापनी है तो उसके लिए आपको मोल पता होना चाहिए।
मोल के बारे में मैं कुछ जानकारी यहाँ पे देता हूँ। इसके बारे में बताया जाता है कि जो एक मोल होता है, एक मोल, इसमें आप लोगों की इतनी संख्या मानी जाती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर मैं कभी भी ये बोलता हूं कि एक मोल, तो आपको क्या समझना है कि इतनी संख्या आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक मोल परमाणु है, तो आप क्या बोलेंगे कि कितने जो है आपके पास परमाणु होंगे, कुल इतने परमाणु होंगे। तो ये मतलब होता है एक मोल का। और भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूं कि एक मोल जो होता है उसको 22.4 लीटर के बराबर भी माना जाता है गैस के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी गैस दिया गया है, ठीक है, एनटीपी पर, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई गैस ले रहे हैं, कोई भी गैस ले रहे हैं, तो उसका कितना जो है लीटर आपको मिलेगा, 22.4 लीटर देखने को मिलेगा। ये होता है मोल। उसके बाद जो है अगला इसमें टॉपिक है मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो मोलर द्रव्यमान जो होता है, किसी भी पदार्थ का एक मोल प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। कोई भी अगर आप लोगों को यौगिक दिया गया है, अणु दिया गया है या परमाणु दिया गया है, अगर आपसे बोला जाएगा कि आप उसका जो है एक मोल लाइए, तो कैसे ला सकते हैं? एक मोल लाने का मतलब है कि इतने कण लाना है। अगर गैस की बात करूं तो इतना लीटर लाना है। तो वो कैसे आप जो है पा सकते हैं? उसके लिए मोलर द्रव्यमान जो है शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी परमाणु है, जितना उसका जो है परमाणु द्रव्यमान होता है, या कोई अणु है उसका जितना आणविक द्रव्यमान होता है, अगर उसको ग्राम में लिख देंगे, जो उसकी इकाई क्या थी, इसके पहले मैंने क्या बताया, आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या थी, यू और एएमयू थी। उसको हटा के अगर वहां पे ग्राम लगाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। वो क्या होती है? वो बताती है कि अगर आप जो है उस परमाणु का उतना ग्राम लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इतने जो है पार्टिकल उसमें मिल जाएंगे। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपका जो है एक अणु है H2O, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसका मुझे एक मोल लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? क्योंकि पानी को तो हम गिन नहीं सकते, तो हम पानी को गिन नहीं सकते, तो कैसे जो हम इतने कण ला सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका जो है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हाइड्रोजन का आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U। एक हाइड्रोजन का 1U है कितना है, यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे 1U + 1U। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। टोटल कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 18। ये जो मैंने निकाला ये है आप लोगों का आणविक द्रव्यमान। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान में क्या होगा, इस U के जगह पे अगर आप ग्राम लिख दो, G लिख दो, तो G रखने से ये चेंज देखने को मिलता है कि जो है आपका जो अणु है उसमें कितने कण आ जाएंगे, अपने आप इतने कण आ जाएंगे। जब आप जो है पानी का 18 ग्राम लेते हैं तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे H2O के, इतने मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई गैस हो, सामान्य ताप और दाब पर कोई गैस होता, जैसे कि मैं इसी को मान ले रहा हूं, मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि ये वाष्प की अवस्था में है या गैस की अवस्था में है, तब जो है क्या होता, अगर सामान्य ताप और दाब पर अगर मैं इसको गैस की अवस्था में मान लेता हूं, तो उस कंडीशन में ये कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो ये होता है आप लोगों का मोलर द्रव्यमान।